हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग फिर से वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो लैब टेक्निक डिप्लोमा इन लैब टेक्निक का पेपर एडिशन हुआ है, मतलब एक कोर्स ऐड हुआ है। तो लैब से जितने भी बेसिक ऑफ लेबोरेटरी का जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं, तो लेक्चर 1 जो पहले आप देख चुके होंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट इक्विपमेंट के बारे में बात किए होंगे, तो ये उसी कंटिन्यूएशन में हमारा लेक्चर 2 है। इसमें हम लोग मेन मेन पॉइंट्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये थ्योरी पूरा का पूरा इंग्लिश में देख रहा होगा तो सबको तो इतना बेसिक इंग्लिश तो आता ही होगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है। ये 10 मार्क्स का या फिर जो भी है 10 मार्क्स का है, ठीक है, एग्ज़ाम है यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा सा देखना, अगर कोई बच्चा एकदम 100% हिंदी में ही सिर्फ साइंस करना चाहता होगा तो वो कमेंट करेगा, फिर मैं देखूंगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी में जैसे कि आप लेक्चर 1 जब देखे होंगे तो इसमें हिंदी का शब्द कितना टेढ़ा टेढ़ा आ रहा था वो देखते होंगे, और एग्जाम में वो डिस्टिलेशन का हिंदी मीनिंग आसमान नहीं लिखता, वो डिस्टिलेशन ही लिख देते हैं, है ना। उसका प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग करते हैं ना, उच्चारण जिसको बोलते हैं, वो उच्चारण लिख देते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश मीनिंग जानना ज़रूरी है थोड़ा। तो अब इसमें आप ये लेक्चर में सबसे पहले आपको करना क्या है, तो ये लेक्चर में जो है आपको एक पेपर भी, पेन पेपर भी रखना है, यानी कॉपी भी रखना है, जिसमें ये शॉर्ट नोट्स टाइप जो हम बताते चल रहे हैं बुक का, वो आपको नोट करते चलना है। क्योंकि आपको वो पूरा का पूरा पेपर पढ़ने में, बुक मोटी मोटी पढ़ने में टाइम लग जाएगी। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं कि हम ये जो जो मेन पॉइंट है उस बुक का, वो हम आपको बताते चल रहे हैं। तो मेन मेन पॉइंट बस आपको भी क्या कर लेना है, नोट कर लेना, और फिर उसको आपको रिवाइज कर लेना है एक बार। तो सबसे पहला हम लोग इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं, तो लेबोरेटरी में क्या क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये नोट करने वाला नहीं है, बस ऐसे ही मैंने यहाँ पे बना दिया है कि ट्रेनिंग इन लेबोरेटरी वर्क्स हेल्प टू डेवलप अ स्किल ऑफ हैंडलिंग अपरेटस इक्विपमेंट एंड कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें हम लोग यही बताया गया है कि कोई भी इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना है और कोई भी प्रैक्टिकल को कैसे करना है, कौन सा गुड मेथड है, कौन सा बैड मेथड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ये छोटा सा पॉइंट था। तो अब हम जो पॉइंट वाइज करेंगे वो आपको यहाँ से आपको याद करके, मतलब देखते चलना है, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, वो ये लिख नोट करने वाला है यहाँ पे कि डू नॉट टेस्ट एनीथिंग इन द लाइब्रेटरी, या कोई भी टेस्ट आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये लिखने वाला नहीं, मतलब आप समझ लीजिए लिखने वाला पॉइंट इससे आगे आएगा। नेवर यूज लेबोरेटरी एज एन ईटिंग पिट, लेबोरेटरी में खाना पीना नहीं खाना चाहिए। नेवर यूज ग्लास एपरेटस और लेबोरेटरी ईटिंग, मतलब कि ग्लास में, मतलब लैब वाले कोई भी सामान को ईटिंग पर्पज से यूज, ड्रिंकिंग पानी पीने के पर्पज से यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक तो था आपका बेसिक सजेशन। अब जो है मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि लेबोरेटरी में क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डू और डोंट्स इन द लेबोरेटरी। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकता है उसको हम ऑलरेडी अंडरलाइन किए हुए हैं, तो आप उसको देखिए। तो ये वाला जो क्वेश्चंस है वो मैं पहले ही करवा चुका हूँ कि कौन सा सिंबल किस तरह का सिंबल है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब आगे देखिए यहाँ पे जो बात आती है, तो सबसे पहला ये छोटा छोटा पॉइंट है, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा पॉज करके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। तो फर्दर आगे अगर हम चलने की बात करें तो कह रहा है इसमें मेन पॉइंट ये है, ठीक है। मेन पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि डू नॉट हीट द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन विथ माउथ टूवर्ड्स योर सेल्फ और नेवर। ये ऐसा आपको नहीं करना चाहिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। हाँ, तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रप्शन के लिए सॉरी। तो देखिए यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो ये क्वेश्चन हमको देख के लग रहा है कि यहाँ से ये 3-4 टाइप के ऐसा फिगर बना के दे सकते हैं और बोलेंगे कि इनमें से करेक्ट मेथड ऑफ पकड़ने का कौन सा है, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब हम लोग हीट करेंगे उसका करेक्ट मेथड पकड़ने का कौन सा है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टिल्ट करके यहाँ पे कोई चेहरा वगैरह बना के दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फर्दर आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनने का चांसेस है। पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि अगर आप मान लीजिए कोई काम करते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स स्टिक इन द ग्लास सरफेस। अगर आपका वाटर ड्रॉपलेट्स कोई भी ग्लास सरफेस में क्या हो जाता है, मीन्स अपरेटस में ग्रीसी टाइप का कोई भी चीज़ चिपक जाता है, तो उसको साफ कैसे करेंगे। तो पहला जो केस है वो कह रहा है कि 5% NaOH के सॉल्यूशन से हम वॉश कर देंगे, ठीक है। 5% NaOH के सॉल्यूशन से वॉश कर देंगे और सॉप वगैरह से थोरोली उसको छाग वगैरह बना के साफ कर देंगे। तो पहला आपको ये पूछ सकता है कि मतलब कि ग्रीसी आपका अगर कोई भी ग्लास में स्टिक हो जाएगा तो आप उसको कैसे हटाएंगे। तो ऑप्शन में दे देगा 5% NaOH, 10% NaOH। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आज का बन रहा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ऊपर में तो ऐसे ही हम लोग कर रहे थे, तो नीचे में ये क्वेश्चंस बनता हुआ दिख रहा है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो कह रहा है कि अगर तब भी वो ग्रीस जो है वो नहीं छूटा तो उसके बाद क्या करेंगे। तो हम लोग यूज करेंगे कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। देन वार्म कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का हम लोग उसके साथ यूज करेंगे। अगर फिर भी नहीं छूटा तो तीसरा कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। तो तीसरा, ठीक है, तीसरा ये है
क्रोमोसल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे हम लोग, क्रोमोसल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। अब ये होगा कैसे, देखो तो क्रोमोसल्फ्यूरिक एसिड बनेगा कैसे, तो यहाँ पे देखिए टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन, इसको क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग 100 ग्राम पोटेशियम को डाइक्रोमेट लेंगे, ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे और इसको क्या करेंगे 1 लीटर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व कर देंगे। तो ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसको, उस सॉल्यूशन का नाम होगा क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन, उसका नाम क्या होगा क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन। तो यहाँ से भी आप 3 पॉइंट बना लीजिए। पहला तो ग्लास वाला तो आपको देख के फिगर याद रहेगा, गर्म कैसे करेंगे। यहाँ से ग्रीसी वाले को अगर हमको उसको रिमूव करना तो 5% NaOH सॉल्यूशन पहला, दूसरा कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बार्म कॉन्सनट्रेटेड भी याद रखिएगा, तीसरा है क्रोमोसल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग और क्या बोल रहे हैं तो क्रोमिक एसिड भी बोल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं क्रोमिक एसिड भी बोल रहे हैं। और ये बनेगा कैसे, तो 100 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को, ठीक है, 1 लीटर ऑफ ये सॉल्यूशन में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस भी आने के चांसेस है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान सिलेबस लेके ना रहिए, कम से कम जितना आप पहले जो 11-12 तक का जो ये भी तो 11-12 का ही ना लैब मैनुअल है, तो इतना आप करके जाइए। अगर इतना में पेपर आता है तब ठीक है, नहीं तो पूरा 12th का सिलेबस इतने कम दिनों में कवर होने वाला तो है नहीं, है कि नहीं। तो अभी क्या है, स्मार्ट पढ़िए आप, है ना, स्मार्ट बनिए। क्वेश्चंस वो कहाँ से सोच पूछ सकते हैं ये आप सोचिए, तभी आजकल का कट ऑफ बहुत ज़्यादा चल जाता है। क्योंकि अब बच्चा पहले सोचते हैं कि अच्छा वो क्वेश्चंस एग्जामिनर कहाँ से कहाँ बना सकता है। हम ही लोग जैसा, आप लोग जैसे लोग तो ही वहाँ पे क्वेश्चंस बनाएंगे, वहाँ पे कोई विदेश से लोग तो आएगा नहीं, जो इस सिलेबस का जानकार है वही तो क्वेश्चंस बनाएगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस निकल रहे थे जो मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए एनालिटिकल मेथड, और ये दो तरह का यहाँ पे एनालिटिक्स हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो पहला है, ठीक है, क्वालिटिव और क्वांटिटिव एनालिसिस। तो क्वालिटिव एनालिसिस और क्वांटिटिव एनालिसिस कैसे क्या होगा ये दोनों समझ लीजिए। यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं आपके, मतलब 2 क्वेश्चंस आएंगे नहीं, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चंस कुछ निकल रहा है, तो ये आप समझिए। हाँ, तो कह रहा है एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स, एलिमेंट और कंपाउंड्स पे भी एक वीडियो मैं बना दूंगा डिटेल में कि एलिमेंट किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं, कब उसको हम मैटर बोलेंगे, कब सब्सटेंस बोलेंगे। ये एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो वो आप देख के बिल्कुल ही अच्छे से आप समझ सकते हैं कि ये क्या होने वाला है। वो थोड़ी दिन बाद आएगा, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से ये वीडियो आएगा यहाँ पे। तो एलिमेंट और कंपाउंड को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे, उसके फिजिकल फीचर्स के आधार पे, सच एज स्टेट देख के, कलर देख के, ऑर्डर देख के, लस्टर उसका देख के, मेल्टिंग पॉइंट देख के, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन देख के, क्रिस्टलाइन उसका देख के, हार्डनेस देख के। लेकिन बट समटाइम्स, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे कोई भी सब्सटेंस को, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्सटेंस लिख रहा था, ऊपर एलिमेंट कंपाउंड लिख रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है। तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री करके मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उसमें सारा ये क्लियर हो जाएगा। तो मतलब 2 चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट कंपाउंड या सब्सटेंस है उसको कभी हम उसके फिजिकल फीचर्स के आधार पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कभी कभी आधार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आइडेंटिफाई जब हम नहीं कर पाते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, सच एज उसको रिएक्शन करवा देते हैं एल्कालीज के साथ, यानी बेस के साथ, एसिड के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ये सारा 10th में पढ़ना है। एंड अदर कंपाउंड, ठीक है, और अदर कंपाउंड के साथ हम उसका क्या कर देते हैं, रिएक्शंस करवा देते हैं टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए। तो इस केस में क्या होता है, तो कह रहा है ए सब्सटेंस इज एनालाइज ऑन द एस्टैब्लिश क्वांटिटिव और ठीक है, क्वालिटिव और क्वांटिटिव केमिकल कंपोजिशन, इससे हमको पता चलता है। तो देयर एनालिसिस हम लोग 2 तरह से कर रहे हैं। तो देयरफॉर एनालिसिस में भी इधर, ठीक है, क्वालिटिव और क्वांटिटिव एनालिसिस क्या से हो सकता है, या तो क्वालिटिव हो सकता है, नहीं तो क्वांटिटिव होता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो क्वालिटिव जो है एनालिसिस कब हम लोग यूज करेंगे, तो ये यहाँ से एक पॉइंट बन रहा है कि क्वालिटिव एनालिसिस इज यूज टू डिटेक्ट द एलिमेंट कंपाउंड ऑफ द सब्सटेंस, है ना। इट में इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या होता है, तो आयंस, फॉर्म, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट, ये सब हम लोग इसमें देखते हैं। और क्वांटिटिव एनालिसिस हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द क्वांटिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। ये 2 चीज़ आप यहाँ से 2 लाइन आपको यहाँ से याद रखिएगा कि किसमें क्या पता चलता है, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा। तो इसको आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन सकता है ये आप देख लीजिए। इसके बाद है बेसिक लैबोरेटरी इक्विपमेंट एंड प्रोसीड्यूर। तो ये हम आपको पहले ही आज के लेक्चर में करवा चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 में, कि कौन सा डिवाइस कब कब यूज होता है। तो बस आप ये देखते चलिए एक बार, ये सारा हम करवा चुके हैं पहले ही, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर्स कैसे होता था ये हम करवा चुके थे।
ये टेस्ट ट्यूब के बारे में भी करवा चुके थे ऑलरेडी हम, तो यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं, रुक जाइए। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे एक ये बन रहा है कि जो टेस्ट ट्यूब इस टाइप का होता है, आप देखे होंगे। तो इसमें हमेशा जब कभी आप प्रैक्टिकल कीजिए तो ओनली 1/3 ऑफ द टेस्ट ट्यूब शुड बी फिल्ड विथ, मतलब कोई भी रिएक्शन करेंगे तो आप 1/3 ही इसका फिल करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है 1/3, 2/3, ठीक है, 1/3, सॉरी ये नीचे 3 आना चाहिए था, कौन वाला, नन ऑफ दिस, कितना फिल करना चाहिए, तो ये जनरली इतना फिल करना चाहिए हमको, ठीक है। अब ये इसके बाद आगे जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है, तो ये तो हम लोग देख ही लिए थे, सेपरेटिंग फनल के बारे में हम लोग पहले ही क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब यहाँ पे समझिए कि कंडेंसर दो टाइप का होता है, ठीक है, एयर कंडेंसर और वाटर कंडेंसर। जैसा कि हम आपको आज लेक्चर 1 में बताए हैं, तो ये वाला इधर क्या है, ये वाला जो है वो एयर कंडेंसर है, और ये दोनों क्या है, वाटर कंडेंसर। इसका यूज कब कब करते हैं, वो थोड़ा यहाँ से क्वेश्चंस बनने का चांसेस ज़्यादा है। तो देखिए, फॉर रिफ्लक्सिंग एंड डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड, ठीक है, सॉल्यूशन और लिक्विड वैसा विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो वैसा सॉल्यूशन और लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, उसको हम लोग एयर कंडेंसर से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, कंडेंस करवाते हैं बेसिकली, ठीक है। कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंस करवाना, यानी कि वाष्प को लिक्विड में बदलना, ठीक है। सीधा सीधा आप ऐसा एग्जांपल देखिए, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला होता है ना, शुद्ध जल का फॉर्मेशन, तो गर्म करते थे उसमें, वो एक्सपेरिमेंट आपको 10th में लिखने के लिए आता हो, याद आ गया होगा। तो वैसा सॉल्यूशन और लिक्विड जिसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उसमें एयर कंडेंसर लगाएंगे, और जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें वाटर कंडेंसर लगाएंगे। उसमें कैसा लगाएंगे, वाटर कंडेंसर लगाएंगे। ये 2 पॉइंट यहाँ से आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हो रहे हैं। तो ये ठीक है, ग्राउंड ग्लास जॉइंट हम लोग कर ही चुके हैं, इसके बारे में तो पहले ही हम बता चुके थे। अब बोतल रिएजेंट का कैसे हैंडल करना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, तो जो भी इम्पोर्टेंस है वो अब बस आप देखते चलिए। अब बंसन बर्नर का थोड़ा सा जो होता है, बंसन बर्नर होता है, उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके फ्लेम के बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि फ्लेम जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, और फ्लेम से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी। तो देखिए यहाँ पे, तो बंसन बर्नर का ये फ्लेम आप बना लीजिएगा, और वहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला ये वाला जो स्टार बना हुआ है, ये लोएस्ट टेम्परेचर जोन है, ये आप याद रखिएगा, इसको लोएस्ट टेम्परेचर। और ये जो फ्लेम ब्लू टाइप का आता है ना, इसको नॉन लुमिनस ये फ्लेम बोलते हैं, नॉन लुमिनस फ्लेम। और जो येलोइश टाइप आता है उसको लुमिनस फ्लेम बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि व्हेन द फ्लो ऑफ एयर इज करेक्टेड, जब बंसन बर्नर में क्या होता है ना, एयर का फ्लो आप सही भेजते हैं, तो वहाँ पे जो फ्लेम आता है वो ब्लूइश कलर का आता है, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, उसको नॉन लुमिनस फ्लेम बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलता है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं। और ल्यूमिनस फ्लेम कब बोलेंगे, जब वो उसमें एयर का फ्लो बंद कर दिया जाएगा, तो वो एलोइस टाइप, स्मोकी एलोइस टाइप जलेगा, तो उसको ल्यूमिनस फ्लेम बोलेंगे, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लेम बोलेंगे। ये 2 पॉइंट यहाँ से आपका बन सकता है लेबोरेटरी पर्पस में। तो ये, और ये तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना। और ये तो ब्लू ब्लू फ्लेम जब बन रहा है, तो इसको इनर डार्क जोन, मिडिल जोन, नॉन लुमिनस जोन बोलेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जो ABCD करके लिखा हुआ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला लोएस्ट टेम्परेचर जोन A है, B है लो, ठीक है, लोअर रिड्यूसिंग जोन। उसके बाद C नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, लोएस्ट ऑक्सीडाइजिंग जोन। तो 2 यहाँ पे है, ये लोएस्ट रिड्यूसिंग जोन है, और इस तरफ लोएस्ट ऑक्सीडाइजिंग जोन है, ठीक है। ये आप कैसे होता है, ये डिटेल डिस्कशन फिर वो चैप्टर में पढ़ाना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होता है, वहाँ से पता चलेगा। बस अभी आप इतना माइंड में रखिए। इसके बाद C के बाद D नंबर जो पॉइंट है वो क्या, हॉटेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लेम। ये यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और यहाँ का टेम्परेचर लो होता है। तो जब कोई एक्सपेरिमेंट हाई टेम्परेचर पे करना होता है, तो उसको बीच में टेस्ट ट्यूब को डाला जाता है, और कोई टेम्परेचर थोड़ा लो टेम्परेचर पे करना रहता है एक्सपेरिमेंट, तो उसको ऊपर वाले पोजीशन पे रखते हैं यहाँ पे, और हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये हॉटेस्ट टेम्परेचर जोन है, ये मिडिल पूरा ये जो है हॉटेस्ट टेम्परेचर जोन है, ठीक है। इसके बाद D के बाद E है, अपर रिड्यूसिंग जोन है ये, ठीक है, और ये अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको खुद ही याद करवा देते हैं ये पॉइंट,
और ये पॉइंट 2 हो गया, ये अलग हो गया। और बाकी यहाँ पे देखिए ये क्या है, नीचे है लोअर रिड्यूसिंग जोन, ये लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी 2 पार्ट में कर लीजिए, तो ऊपर में अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन है और ये लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन, अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन और ये अपर रिड्यूसिंग जोन है। समझ में आया? ये दोनों ऊपर में है तो ऊपर में भी ऑक्सीडाइजिंग जोन रिड्यूसिंग जोन है और नीचे में भी ऑक्सीडाइजिंग जोन रिड्यूसिंग जोन है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट एक साथ याद रखना, और ये लोवेस्ट टेम्परेचर जोन और ये हॉटेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लेम, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो। जस्ट एबव द ब्लू फ्लेम, ये जो डी पॉइंट दिख रहा है ना, ये डी पॉइंट हॉटेस्ट जोन है। तो ये हम सारा आपको पहले बता चुके हैं। द अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन सबसे ऊपर में था, तो ये क्या लोकेटेड इन द नॉन ल्यूमिनस जो फ्लेम है उसके टीप को हम लोग बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि बंसन बर्नर का जो नॉन ल्यूमिनस टीप ऑफ द फ्लेम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नहीं बन सकता, आप ही बताइए। ऑब्वियसली बन सकता है, ठीक है। अब इसके बाद द टीप ऑफ द इनर ब्लू कोन, ठीक है, जोन एट द टीप ऑफ द इनर ब्लू कोन, तो इसको अपर रिड्यूसिंग जोन बोलते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो इसी पे बना देगा 2 क्वेश्चन। इसके बाद हॉटेस्ट जोन अभी ही बता दिए, ठीक है। इसके बाद लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन भी हम बताएं, फिर लोअर रिड्यूसिंग जोन भी बताएं, लोअर टेम्परेचर जोन भी बताएं। अब ये ख़त्म हो गया बात। अब यहाँ पे एक पॉइंट अब याद रखिए, जहाँ पे बंसन बर्नर नहीं होता वहाँ पे स्प्रिट लैम्प का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, स्प्रिट लैम्प का यूज़ किया जाता है। तो बंसन बर्नर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्प्रिट लैम्प का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्प्रिट लैम्प का यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखता है कि इसमें जो ये जो लगा हुआ है इसको विक बोलते हैं। तो ये जो मतलब कि धागा लगा हुआ है, तो इसके थ्रू पानी ऊपर कैसे जाता है, तो कैपिलरिटी के आधार पर जाता है, ये आपको पता होगा। और इसका जो फ्लेम होता है वो भी नॉन लुमिनस होता है। इसका फ्लेम जो होता है वो कैसा होता है, नॉन लुमिनस। फ्लेम इज़ नॉन लुमिनस, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा हीट देता है, तो इसको भी कोई भी एक्सपेरिमेंट में लेबोरेटरी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो लेक्चर 1 था, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर लेक्चर 2 था, सॉरी, अब हम लोग लेक्चर 3 में लेके आएंगे इसी के कंटिन्यूएशन में। तो आप यहाँ से जो लगभग 10 पॉइंट हम बताएं उसको नोट कर लीजिए। और ये बुक पूरा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहिए, बस इतना आप थोड़ा वीडियो इतना देख लीजिए लगभग, और ये आपका आराम से कवर हो जाएगा 15 मिनट में, क्योंकि हम इसमें कुछ समझा भी देते हैं आपको। आप बुक पढ़ के खुद से क्वेश्चंस निकालने के चक्कर में रहिएगा तो बिना मतलब के परेशान हो जाइएगा, तो उतना ज़्यादा आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं लेक्चर 3 में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।